Good morning, class. Today we will start the next topic, satellite and the orbital velocity. And here are today's topic: satellite, types of satellite, orbital velocity, time period of satellite, height of satellite, and geostationary satellite. So let's start with the satellite. A satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. तो जो हमारे पास सैटेलाइट है, जैसे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट. जिसे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक दिस a smaller mass body revolve around a larger body in a stable orbit. Now satellites are of two types, natural and the artificial satellite. A self-created a natural nature satellite which is created by the nature is called natural satellite. For example, moon is the natural satellite of earth. Similarly, other planets have also their natural satellites, like Jupiter and Saturn have 14 and 12 satellites. Now artificial satellite is a man-made satellite is called artificial satellite, and Sputnik 1 is the first satellite which is put in the orbit around the earth, which is the first artificial satellite. But today we have a lot of satellites around the earth, like INSAT 1A, INSAT 1B, INSAT 2D, Chandrayaan, आर्यभट्टा, ये सब हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. Now first of all, let's start the topic, launching of a satellite. How a satellite is launched. So first of all, we have considered a height with its top projecting outside the Earth's atmosphere. सबसे पहले हम एक कंसिडर कर लेते हैं जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि ये हमारी सैटेलाइट है, हमें उसे इस ऑर्बिट में लॉन्च करना है. तो सबसे पहले हम एक बॉडी को इस तरह से हॉरिजॉन्टली किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं. तो जब भी हम उसे थ्रो करते हैं तो जो बॉडी है वो दोबारा से अर्थ एक पैराबोलिक पाथ कवर करने के बाद अर्थ सरफेस पे दोबारा आ जाती है. नाउ अब हम दोबारा किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे और इतनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे कि वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक ना करके वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती रहे. सो हियर वी नीड two types of velocities, a minimum velocity to take the satellite in a suitable height. तो सबसे पहले तो हमें उसको suitable height पे place करना है. After the satellite has ascended the required height, it is given a suitable horizontal velocity to make it move in a circular orbit around the earth. तो सबसे पहले तो हमें जितनी हाइट पे उसको प्लेस करना है, पहले हम उस वेलोसिटी के साथ लॉन्च करेंगे, देन हम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लॉन्च करेंगे. पहले हमने उसको यहाँ पे लॉन्च किया और उसके बाद फिर हम उसे लॉन्च करेंगे उतनी वेलोसिटी के साथ कि वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर सके. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. तो हमें यहाँ पे टू वेलोसिटीज़ की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट, टू मेक इट एट सुटेबल हाइट. सेकेंड, टू मेक द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. जब किसी भी सैटेलाइट को हम किसी ऑर्बिट में फिक्स करते हैं या इसी को ऑर्बिट में उसको इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हमें एक मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो लेट्स कैलकुलेट द रिलेशन फॉर दिस. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, हम कंसिडर कर लेते हैं एक सैटेलाइट जिसका मास है m. तो यहाँ पे हमारे पास ये सैटेलाइट है जिसका मास है m, एंड हमने इसको कितनी हाइट पे प्लेस करना है? r प्लस एच. r प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच. कैपिटल R यहाँ पर है द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h क्या हाइट है? अर्थ सरफेस से हम जितनी हाइट पर उसे प्लेस करना चाहते हैं या जिस हाइट पर हम उस ऑर्बिट में उसको प्लेस करना चाहते हैं वो हाइट. तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. देखो
कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है, सो इट विल रिक्वायर अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो ये रिलेशन है ये वहीं से आया है। यहाँ पे हमारे पास Gmm/r², ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट, एंड mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगी। क्लियर? बिकॉज द यूनिवर्सल लॉ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ यहाँ से आपके कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या इक्वेशन बचेगी? v² इज इक्वल टू Gm/r। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इट इज़ r+h। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास √Gm डिवाइडेड बाय r+h। और यहाँ पे अब हम स्मॉल gm को gr² भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू √Gr² डिवाइडेड बाय r+h। तो ये है रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ अब यहाँ पर हम एक स्पेशल केस कंसिडर करेंगे, व्हेन द सैटेलाइट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। जब हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस के क्लोजर प्लेस करते हैं तो इस केस में जो r+h है वो नियरली r के इक्वल होगा। वाई? क्योंकि देखो r क्या है? 6400 किलोमीटर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, और वो इतना ज़्यादा वैल्यू है 6400 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हाइट, जितनी हाइट पे हमें इसे प्लेस करना है तो हम उस फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो r+h नियर अबाउट इक्वल होगा r के। तो इस रिलेशन में अब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया है v इज इक्वल टू √Gr² डिवाइडेड बाई r, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे √G/r। नाउ अब यहाँ पे हम g की वैल्यू को पुट करते हैं 9.8 और r को पुट करते हैं 6.4 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर किसी सैटेलाइट को हमें अर्थ सरफेस के जितने भी क्लोज़र प्लेस करना है तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। Clear? Now there are some important factors about the orbital velocity. First of all, it is independent of the mass of satellite. जो orbital velocity है वो mass of satellite से independent होती है, and it is decrease with the increase in radius of orbit. तो हमें जितना हम radius को increase करते जाएंगे तो जो orbital velocity है वो decrease होती जाएगी, and it depend on the mass and the radius of planet. इट मीन्स ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है कि किसी प्लैनेट का मास और उसका रेडियस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. We can also calculate the time period of satellite, how much time it takes to revolve to complete its one revolution around the earth. So it is denoted by the time. तो जैसे यहाँ पे टाइम का फैक्टर फार्मूला है, टाइम क्या है? दैट इज़ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी. जो अर्थ है उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? इट इज़ 2πr+h, एंड वेलोसिटी को हम पुट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो यहाँ पे देखो हम इस फैक्टर को एज इट इज़ रखेंगे और ये हमने v की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इट इज़ 2π√r+h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई Gm. अगेन देखो जो टाइम पीरियड है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट एंड मास ऑफ अर्थ. ये सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होता है ऑलवेज. ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया है टाइम पीरियड का, दैट इज़ 2π√r+h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई Gr². Now by putting the values of r, h and g we can calculate the time period of satellite. Now next is the height of satellite. हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें टाइम पीरियड का रिलेशन पता है, इसी टाइम पीरियड के रिलेशन को हम दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे. तो हमने देखो इस साइड भी स्क्वेयर किया और यहाँ से स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ से t आ गया t². तो अब हमारे पास r+h के टर्म को इधर करके सब इक्वेशन को इक्वेट करना है. तो यहाँ से हमारे पास r+h आ गया. नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाइट. तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया हाइट के लिए, दैट इज़ t² Gr² डिवाइडेड बाय 4π². क्लियर? माइनस r. तो ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस.
तो हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, so this is all about the orbital velocity, the height of the satellite, the time period of the satellite, the most important topic. Now next is the geostationary satellite. Geostationary satellite which revolve around the earth in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotate about its own axis is called geostationary और synchronous satellite. जो अर्थ के साथ साथ रोटेट करे, उसी प्लेन में रोटेट करती है, तो उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. तो हर सैटेलाइट का अपना अपना रोल है. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, उसका जो रेवोल्यूशन है, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, वो 24 आवर्स ही होता है. जैसे अर्थ का रोटेशन का कंप्लीट होने का होता है 24 आवर्स. क्लियर. तो इसी तरह जो इसकी रोटेशन है वो भी 24 आवर्स ही होती है. और इसीलिए जनरली हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन और सिस्टम में यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर हम इसको ये रोटेट करती है तो तभी जैसे हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमारी वॉइस साथ ही साथ पहुंच जाती है. तो हमारे पास जो हम माइक्रोफोन के थ्रू बात करते हैं वो पहले डिकोडिंग होके वो सैटेलाइट पे जाती है. वहाँ से वो जहाँ पे हमें बात करनी है वो वहाँ पे जाके मैसेज वहाँ पे जाता है जहाँ पे हम उसको डिकोड कर लेते हैं. तो ये हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है. नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेसेसरी कंडीशन फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. फर्स्ट, इट शुड रिवॉल्व इन अ कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन, वही मैंने आपको बताया. एंड इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इट मीन्स ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करना चाहिए. And its period of revolution around the earth should be exactly the same as that of earth, that is 24 hours. And it should revolve at the height of exact 35,930 किलोमीटर. तो इतनी हाइट पे एग्जैक्टली हम उसको प्लेस करते हैं. तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. नाउ द यूजेस ऑफ सैटेलाइट. तो इसके यूजेस क्या हैं. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एज इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड विद द मोशन ऑफ द अर्थ, सो इट इज़ यूज्ड इन द कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड सेकेंड इज इट इज़ स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन फॉरेस्ट कास्टिंग वेदर, इन स्टडी मेटेरॉइड्स एंड इन स्टडी सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज. सो ये इसके यूजेस हैं सैटेलाइट्स के, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो जैसे हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऐसे ही हमारे पास है पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है. जो पोलर सैटेलाइट होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एक तरह से परपेंडिकुलर होती है. एंड अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट. एंड इट इज़ वन हुज प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन. देखो जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी है वो ऐसे रिवॉल्व करती है और जो पोलर है वो ऐसे रिवॉल्व करती है. तो दोनों के जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. And it is pass over the north and the south pole of the earth and have a smaller radius of 500 to 800 किलोमीटर. तो ये हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स हैं. तो हमें जस्ट इनकी सैटेलाइट्स लर्न करनी है और प्लस इनकी डेफिनेशन प्लस इनके यूजेस. तो पोलर सैटेलाइट का क्या यूज़ है. दीज आर यूज इन द वेदर एंड द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो एक दिन में अपनी कई रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं. तो इसको हम वेदर फॉरकास्ट में यूज़ करते हैं क्योंकि वेदर में क्या होता है, वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो इसीलिए हम मेनली पोलर सैटेलाइट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी रेवोल्यूशन जैसे जियो स्टेशनरी की सिर्फ 24 आवर्स में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है, जबकि इसकी पूरे दिन में कई रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाती है, 4 to 5, कई बार 6. तो ये अलग अलग सैटेलाइट के टाइम पीरियड्स होते हैं. तो इस तरह से जो पोलर सैटेलाइट्स का अलग यूज़ है एंड जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट का डिफरेंट यूज़ है. नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m moving around the earth. Now, because of the gravitational pull of earth, the satellite has a potential energy which is given by this factor and kinetic energy is given by this factor. तो अल्टीमेटली इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू. तो यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी वो -gmm/2r है. एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ.
तो हमेशा जहाँ पे भी नेगेटिव होता है वो यही चीज़ को शो करता है, अट्रैक्शन को। तो जहाँ पे रिपल्शन होगी वहाँ पे जो जनरली पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो उसकी अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से है, तो इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी इट इज़ द टोटल एनर्जी दैट इज़ प्लस Gmm/2r। तो अगर मुझे किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से रिमूव करना है तो अल्टीमेटली मुझे बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इट इज़ द दैट एनर्जी, आप ये कह सकते हो, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू एस्केप इनटू इन्फिनिटी। इट मस्ट बी सप्लाइड एक्स्ट्रा एनर्जी सो दैट इस एनर्जी ई बिकम्स जीरो। क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी अल्टीमेटली क्या है? टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मुझे किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से रिमूव करना है तो अल्टीमेटली हमें इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी होगी, क्योंकि वो नेगेटिव तो अर्थ के साथ अटैच है, तो उतनी ही हम